जी बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कल का टॉपिक जो है वो पहुंचा था मोनोसेकेराइड्स, और मोनोसेकेराइड्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि मोनोसेकेराइड फॉर्म द रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सॉल्यूशन के अंदर रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं। याद रखिए कि एक बात अब मैं आपको जो है वो यहाँ पर लिख कर देने लगा हूँ, जो याद रखने की है। वो क्या है कि इधर आइएगा जी। In nature, there are no straight chain carbohydrates, especially when carbon number reaches to 4. स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है नेचर में, बल्कि ख़ास तौर पर अगर जो चेन का जो है जो कार्बन नंबर है वो जब 4 पर चला जाता है तो फिर जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 4 कार्बन, और उसके आगे हमने क्या कहा था कि मोनोसेकेराइड कितने एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, कितने कार्बन वाले, 7 कार्बन वाले। तो जितने भी 4 कार्बन से 7 कार्बन वाले होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो स्ट्रेट चेन में नहीं रहते, बल्कि वो एक्वस सोल्यूशन में, यानी अगर आप सोल्यूशन की बात करें, आप इसको सोल्यूशन लिख लें, तो जितने भी स्ट्रेट चेन होते हैं वो सब के सब चेंज हो जाते हैं रिंग में। ठीक है, अब ये रिंग में कैसे चेंज होते हैं, अब हमारा इस वक्त का जो पर्पस है पढ़ने का वो यही है। क्योंकि याद रखिए, जब हम स्ट्रेट चेन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे उसके बाद ही हमें जो है वो समझ आएगा कि मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड्स में कैसे चेंज होती हैं। तो बेटा रिंग स्ट्रक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हमारा जो ग्लूकोज है हम उसमें रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन पढ़ा करते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों ने बात को जहन में रखना है वो ये है कि ग्लूकोज जो है उसका कार्बन नंबर 6 है, और जो चेन बनती है वो किस किस के दरमियान में बनती है, गौर कीजिएगा। चेन बनती है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में। ये देखिएगा, ये कार्बन नंबर 4 था, ये 5, और ये जो है वो OH, यहाँ पर आप H2 लिख लें। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप जो है वो H लिखेंगे, देन दिस H, देन दिस OH एंड दिस H। अब जरा देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि कौन कौन से कार्बन नंबर पे बन रहा है। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये यहाँ पर अब आपने रूल में शामिल रखना है कि जो रिंग होती है वो किस किस के दरमियान में बनती है। जी बेटा, रिंग बनती है फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंड लास्ट कार्बन। ये जो है वो अब आपने ज़हन में रखना है। रिंग जो है उसने बनना है इन दो के दरमियान में, यानी जो लास्ट कार्बन का H है, जो लास्ट कार्बन के 2 H इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले, इसको मैं जरा क्लियर करके लिख देता हूँ H, और ये CH2OH होता है ना, तो इसके साथ मैं लगा देता हूँ 2। ठीक है, सो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि जब भी जो है वो बनेगा, रिंग बनेगी, वो फंक्शनल ग्रुप लाजमी इन्वॉल्व होगा उसमें। फंक्शनल ग्रुप का इन्वॉल्व होना बेटा लाजमी है। सो रिंग जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, और जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा वो इन्वॉल्व होगा। अब इसमें होता कैसे है, अब सबसे पहले तो आइए हम क्या कह रहे हैं कि जो आपने ग्लूकोज है वो किस में मौजूद है, वो एक्वस सोल्यूशन में मौजूद है, यानी वाटरी सोल्यूशन में मौजूद है। और आपको एक बात अच्छे तरीके से पता है कि बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जब वो वाटरी सोल्यूशन में जाते हैं तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आ जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आ जाती हैं। बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जब वाटरी सोल्यूशन में जाते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आ जाती हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। जी बेटा, कोई मुझे बताएंगे कि हमारी बॉडी में और कहाँ कहाँ एग्जांपल्स मौजूद हैं। बेटा, DNA में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, RNA में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और उसके अलावा प्रोटीन्स जो होती हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। फिर इसी तरीके से जो फैट्स होती हैं कुछ, उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स में तो अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपस में। ये मैं आप लोगों को जब एक्सप्लेन करूंगा तब जो है वो बात समझ आ जाएगी। ठीक है, सो फिलहाल जो है वो इस बात को ज़हन में रखिएगा कि जो भी कंपाउंड जिसके अंदर, अब देखिए दो ऐसे खास किस्म के एटम्स हैं। मैं अगर अगले स्लाइड पर जाके आपको जो है
वो थोड़ा सा समझाता हूँ। याद रखिए कि जिस भी कंपाउंड में 2 अदद एटम्स होंगे उसमें पूरा चांस मौजूद है किस चीज का, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कौन कौन से? पहला कंपाउंड है ऑक्सीजन और दूसरा कंपाउंड कहना चाहिए, एलिमेंट कहना चाहिए, इसको देख लीजिए। ये दोनों जहां पर मौजूद होंगे वहां बड़ा भरपूर चांस है किस चीज का, कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मौजूद होगी। और उसकी वजह क्या है कि इन दोनों कंपाउंड्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है। एक तो ये बात है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और दूसरी बात इनमें क्या मौजूद है, बेटा गौर से आपने मेरी बात सुननी है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और दूसरा इन दोनों कंपाउंड्स के पास लोन पेयर होता है। जो आखिरी इनका शेल होता है ना, उसमें इन दोनों के पास लोन पेयर होता है। अगर मैं आपको वाटर का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर इतना स्टेबल होता है। वाटर की हीट कैपेसिटी आपने पढ़ी, आपने वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ी। उन दोनों की वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसकी वजह क्या होती है कि ये जो ऑक्सीजन होता है इसके पास एक लोन पेयर मौजूद होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर, हाँ, नाइट्रोजन जो है उस वो किस सॉल्यूशन में बनाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इधर देखिएगा जरा, ये देखें। अगर आप अमोनिया का सॉल्यूशन बनाते हैं तो अमोनिया का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर भी क्या मौजूद है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। सो देख लीजिए उसकी वजह क्या है। इसके पास भी लोन पेयर मौजूद है, इसके पास भी लोन पेयर मौजूद है। सो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का इनमें से किसी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है वो ऐसा रिएक्शन होगा कि ये जो है वो ये जो कंपाउंड होगा किसमें चेंज हो जाएगा? चेन में चेंज हो जाएगा। ठीक है। सो अब हमने बनानी है चेन। अब आइए सबसे पहले तो हम इसको जो है वो अपने ऊपर बेंड करते हैं। जी बेटा, हमने इस एक स्ट्रेट चेन के ग्लूकोज को डाल दिया किसमें? हमने एक्वस सोल्यूशन में डाल दिया। एक्वस सोल्यूशन में डालने के बाद सबसे पहले ये अपने ऊपर बेंड होगा। कैसे? इधर जरा गौर से देखिएगा, COOH। ठीक है। उसके बाद ये अपने ऊपर बेंड कैसे होगा? इधर देखें, C इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ये C इधर आ जाएगा, फिर ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ये ऐसे और ये ऐसे आ जाएगा। ये देखिए, अब ये वाला कौन सा है? एक मिनट ठहरिएगा, मैं ना थोड़ा सा मिटा के इसको दोबारा बनाता हूँ। इस बोर्ड पे ना थोड़ा सा ये जो मैं यूज कर रहा हूँ इस पे थोड़ा सा ना इस तरह की ड्राइंग्स मुश्किल होती है। जाहिर आपको पता है जो बोर्ड पड़ा है पीछे उस पर ज्यादा आसान होती है। ओ यार, क्या हो गया भाई? बंद क्यों हो गए? की कसूर से मेरा? अच्छा, ओपन हो रहा है। इतनी ज्यादा हैवी हो गया। जी, मैं बता रहा था, शायद इसमें बना हुआ, इसमें तो वो भी नहीं है। अच्छा जी, ये देखिए, इसमें जो है वो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, यहाँ तक तो सेव हो गया। चलें कोई बात नहीं, वो रिकॉर्ड हो गया। यहाँ तक देखिए कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर मौजूद है ऑक्सीजन और यहाँ मौजूद है H। ठीक है, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको क्या कहा था? ये मॉलिक्यूल अपने ऊपर बेंड होगा, तो ये देखिए C, उसके बाद ये यहाँ पर C आ गया, फिर एक ये C आ गया, ये कौन सा? चौथा हो गया, ये पांचवा C हो गया, और ये हो गया छठा C। ये जो छठा C है इसके साथ तो आप लगाएंगे ना चुप करके, क्या चीज भला? जी, ये छठे C के साथ कौन से एटम्स होंगे? छठे C के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे और एक जो है वो हाइड्रोक्सिल एटम होगा। तो ये देख लीजिए CH2OH। लेकिन हमने अभी क्या कहा है कि किस किस के दरमियान में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो इधर देखिए, ये जो OH ग्रुप है ना, ये वाला, ये मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये जो OH ग्रुप है ये वाला, इस OH ग्रुप की जो बॉन्डिंग होगी वो इसके साथ हो जाएगी। ठीक है। अब इधर देखिएगा गौर से, इसका मतलब क्या है? इन सारे कार्बन को छोड़ दें, इसके एटम्स का आपको पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो OH है वो इधर आया हुआ है, ये O, और इस H को आप इस O से अलहदा कर दीजिए। ये देखिए, ये O और ये H, इन दोनों के दरमियान में क्या मौजूद है? इन दोनों के दरमियान में मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी बेटा, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, या इसको थोड़ा सा डार्क कर दें? ठीक है।
इन दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है और इसका H इधर मौजूद है। बेटा अब जरा गौर से देख लीजिए मेरी बात, अब सुन लीजिए। ये वाला OH जो है ये बेंड हुआ था अपने ऊपर, इसका मतलब है ये वाला OH जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के पास। ये जो ऑक्सीजन इसके पास मौजूद था किधर गया, वो ग्रुप ही गुम हो गया। ये देखें, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस वाले ऑक्सीजन के पास जाएगा। यानी ये देख लीजिए OH है, ये OH COH, और इस H की क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम के साथ। ठीक हो गया। अब ये OH हो गया तो इसका H कहाँ है, इसका H है रिंग से बाहर। जी यहां तक बात समझ आ रही है कि इसका H जो है वो रिंग से बाहर होगा। क्या वजह है कि ये अपने OH के जरिए फंक्शनल ग्रुप पे बेंड हुआ है। अपने OH के जरिए जब ये फंक्शनल ग्रुप पे बेंड होगा तो इसका क्या मतलब है कि इसका H जो होगा वो रिंग से बाहर रह जाएगा। ये H है, जब ये बेंड होगा तो H जो है वो रिंग से बाहर चला जाएगा। अब गौर कीजिए, अब ये वाला हाइड्रोजन है ये अपना बॉन्ड यहां से ब्रेक करके किसके साथ बना लेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। ठीक है, तो अब आइए इसको जो है वो हम मिटाकर इसी पेज पर बेहतर है नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, वरना अगले पेज पर गए तो पूरा स्ट्रक्चर दोबारा जो है वो समझना पड़ेगा। इधर देखें, इसका मतलब इस वक्त क्या है, इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड O और H ने इसके साथ कोवलेंट बना लिया है। पहले इसके साथ क्या बनाया हुआ था H ने, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या हुआ, उस लोन पेयर की वजह से इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई कि इसने अपना हाइड्रोजन बॉन्ड किस में कन्वर्ट कर लिया, कोवलेंट बॉन्ड में। अब इस O के दो बॉन्ड इसके साथ भी हैं, एक बॉन्ड इसके साथ भी है। O की कितनी वैलेंसी होती है बेटा, जी O की कितनी वैलेंसी होती है, -2। जी O की जो है वो 2 वैलेंसी होती है। अब जरा आप गौर कीजिए मेरी बात के ऊपर, बड़ा इजी। अब आ गया इजी काम, पहले तो वो रिंग बेंडिंग थी, रिंग बेंडिंग ही सिर्फ मुश्किल होती है। अब देखिए क्या हुआ कि ये वाला जो रिंग जब बेंड हुई और इस H ने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, ये इस वाले H ने इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, तो अब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अटैच हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब है ये वाला जो ऑक्सीजन है बेटा, इधर गौर करें, ये वाला जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड लूज हो गया, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड लूज हो गया, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और इसने इसके ट्रांजिशन स्टेट में 3 बॉन्ड बन गए, लिहाजा इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, अब यहां पर लास्ट स्टेप क्या है, इधर देखिए, लास्ट स्टेप ये है कि ये वाला ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड यहां से तोड़ देगा। जब ये वाला ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड यहां से तोड़ देगा तो अब देखिए C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन H के साथ बॉन्ड बना चुका है तो OH, और इसके पास अब क्या आ गया, अब कार्बन के पास चार्ज है ना, कार्बन के पास जो है वो एक और बनाने की कैपेसिटी है। तो अब देखिए C ये इधर हो गया, और ये एक कार्बन हमने क्या कहा था, रिंग से बाहर होगा। अब यहां पर जो ऑक्सीजन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब देख लीजिए, जब इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं बनाएंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब देख लीजिए कि जब इस ऑक्सीजन ने अपना एक जो है बॉन्ड इससे तोड़ लिया तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई थी टूटने के बाद, 3 हो गई थी, या यूं कह लें कि इसके पास एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी आ गई थी। अब वो बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ तो बना नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन अपना दूसरा बॉन्ड, जो ऑक्सीजन है उसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ, और वो दूसरा बॉन्ड किसके साथ बना चुका है, दूसरा बॉन्ड वो अब बना चुका है हाइड्रोजन के साथ। अब वो ये वाला कार्बन जो है अब अपना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं बना सकता, सो अब ये वाला कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, उस ऑक्सीजन के साथ जिसने किसको लूज किया होगा, जिसने हाइड्रोजन को लूज किया होगा। अब ये वाला कार्बन उस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और आ जाइए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जब वो वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो ये देखिए ये हो गया OH, ठीक है, ये वाला कार्बन ये हो गई, ये वो वाला ऑक्सीजन हो गया जिस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन लूज किया था। ठीक हो गया, इसको डबल नहीं शो करना चाहिए जी।
उसके बाद ये हो गया कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5। अब ये वाला जो कार्बन है, हमने क्या कहा था ऊपर वाले में कि एक कार्बन ने रिंग से बाहर रहना है, क्योंकि कार्बन नंबर 5 था ना। मैंने आपको क्या कहा था, अभी मैंने आपको यहां पर एक सेंटेंस लिखवाया था कि जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा वो और जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो, उसके साथ बॉन्डिंग होगी। अब देख लीजिए, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ बॉन्डिंग होने की वजह से जो लास्ट कार्बन होगा वो रिंग से बाहर चला जाएगा। ये लास्ट कार्बन है। तो आइए अगली स्लाइड में, ये लास्ट कार्बन था तो ये लास्ट कार्बन चला गया बाहर, CH2OH, इसका रिंग में कोई रोल नहीं है। अब आइए, ये वाला जो कार्बन है ये O इसी का था ना, इधर ऊपर वापस चलते हैं। ये वाला जो कार्बन है ये O इस कार्बन का था, ठीक है। इस कार्बन नंबर 1 ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया था। तो अब आप देख लीजिए, जब कार्बन नंबर 1 ने इस O के साथ बॉन्ड बनाया था तो ये O वो रहा, और ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल में ये O किसके साथ था, इसके साथ। तो ये रिंग बंद हो गई, इस ऑक्सीजन के एटम भी पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के एटम भी पूरे हो गए। जी बेटा, कार्बन का अगला एटम आखिरी रह गई वैलेंसी कह रहा हूं, वैलेंसी कार्बन की आखिरी रह गई। अब इसकी आखिरी वैलेंसी कौन फुलफिल कर रहा है? इसकी आखिरी वैलेंसी के तौर पर इसके साथ एक H आके लग जाएगा। 1 2 3 4। जी, कोई क्लियर हुआ मामला? कुछ समझ आई? बहुत क्लियर मुझे बताएं, अगर कहीं पर आपको कंफ्यूजन आ रही है तो बहुत क्लियर बताएं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें जो है वो, आप लोगों को अगर कोई मुश्किल आई है तो मुझे लाजमी बताएं। और इनके अपने अपने बॉन्ड्स पूरे, इनके अपने अपने बॉन्ड्स को किसी ने नहीं छेड़ा। कार्बन नंबर 2, 3 और 4, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इनके बॉन्ड्स को किसी ने नहीं छेड़ा, और 6 के बॉन्ड को किसी ने नहीं छेड़ा। हाँ, जो 5th था और जो 1st था, इनके दरमियान में हलचल हुई थी। सवाल ये पैदा होता है कि सेकंड लास्ट कार्बन ही क्यों? वो सेकंड लास्ट कार्बन जो है वो कह सकता है कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, वाई मी, वाई सेकंड लास्ट कार्बन। तो बेटा, सेकंड लास्ट कार्बन जो है उसकी वजह ये होती है कि, और लास्ट कार्बन के साथ बॉन्ड ना बनने की वजह ये होती है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो सेकंड लास्ट कार्बन की वजह से ही आती है। स्टेबल रिंग जो है वो सेकंड लास्ट कार्बन के साथ ही बनती है, लास्ट कार्बन के साथ नहीं बनती। एक कार्बन को अल्टीमेटली रिंग से बाहर रहना पड़ता है, एक कार्बन अल्टीमेटली रिंग से बाहर रहता है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये अब आप लोगों ने अपने जहनों में रखनी है, एक कार्बन ने हमेशा रिंग से बाहर रहना है। अब आइए आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे रिंग्स होते हैं कि जिनके 2 कार्बन बाहर होते हैं। इधर देखिएगा, ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप लोगों ने गैस करना है किसका स्ट्रक्चर है ये। जी बेटा, ये किसका स्ट्रक्चर है? जी जी जी, जल्दी से, ये किसका स्ट्रक्चर था? फ्रुक्टोज। जी बेटा, ये फ्रुक्टोज का था। अच्छा, आप मुझे बताइए रिंग का रूल क्या है? रिंग में क्या क्या शामिल होना है? फंक्शनल ग्रुप प्लस सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है। अब आइए, जो हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या है? सेकंड लास्ट कार्बन का OH बेंड करेगा और इससे बॉन्ड बनाएगा जाके। जब सेकंड लास्ट कार्बन का OH बेंड करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो अब इसकी रिंग की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, O C C C C। 4 कार्बन रिंग के अंदर, ये देख लें, 4 कार्बन रिंग के अंदर, और फंक्शनल ग्रुप अंदर होने की वजह से 2 कार्बन रिंग से बाहर। हालांकि कार्बन नंबर उसका भी, ग्लूकोज का भी क्या था, 6, और इसका भी क्या है, 6, लेकिन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से ये वाला जो रिंग होगा, ये वाला रिंग होगा 5 कॉर्नर, सॉरी,
ये वाला जो रिंग होगा ये 5 कॉर्नर्ड होगा, और जो पिछला वाला रिंग था वो 6 कॉर्नर्ड था। तो देख लीजिए कि ये जो रिंग है ये आपके सामने 1 2 3 4 5 कॉर्नर्ड है, और जो पिछला रिंग है वो 6 कॉर्नर्ड था। यार आज क्या हो गया, इतना भी जुल्म नहीं कर रहा यार, सुभान अल्लाह। ये कहाँ आ गए हम, ये कौन से टॉपिक पे आ गए, फंक्शनल ग्रुप, ग्लूकोज, ये तो कल वाला टॉपिक है, पिछला वाला कहाँ गया सारा। चलें बहरहाल समझ लिया था हमने, छोड़ दें, पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, तो हमारे पास अब 2 रिंग्स आ गई हैं, मैं बना देता हूँ आपको। अब मैं कार्बन नहीं लिख रहा, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है, ये ऑक्सीजन लगाना जरूरी है, और हमने क्या कहा था कि ये वाला जो कार्बन है इसके साथ एक और कार्बन आखिरी होगा, ठीक हो गया। और अब आप इधर से करेंगे, मैं ना अब आपकी बुक के मुताबिक इसकी नंबरिंग करने लगूँ, 1 2 3 4 5 और 6। पहले हमने 1 जो है वो यहाँ से शुरू किया था ना, और जो बाहर था कार्बन वो इस जगह पर था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। सो एक, अच्छा ये जो है ये वाली जो रिंग है ये ग्लूकोज की रिंग है। अब ग्लूकोज जो है ये आपको पता है कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन ये जो रिंग है ये कितने है, ये 6 कॉर्नर्ड है, 6 कॉर्नर्ड है। इसको हम कहते हैं, इस वाली जो रिंग है, ये जो 6 कॉर्नर्ड रिंग होती है, इसको नाम दिया जाता है पायरेन, PYRANE। ये 6 कॉर्नर्ड रिंग को पायरेन का नाम दिया जाता है, ठीक है, 6 कॉर्नर्ड पायरेन। अब ये क्योंकि शुगर है, मोनोसेकेराइड है, बेटा मोनोसेकेराइड का सफिक्स क्या होता है, ओज, कल बात हुई थी। तो पायरेन और ओज को मिला के क्या वर्ड बन जाएगा, पायरानोज। और क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है लिहाजा आप इसको कहेंगे ग्लूकोपायरानोज। ग्लूकोज की 6 कॉर्नर्ड रिंग जो है वो ग्लूकोपायरानोज कहलाएगी। अब आ जाइए दूसरी रिंग के ऊपर, ओ सॉरी ये नहीं, बल्कि हमने अभी कौन सी रिंग बनाई थी फ्रुक्टोज की, 5 कॉर्नर्ड, ऐसे, और एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर। अब हम यहां से इसकी जो है वो गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये कौन सा, ये किसकी रिंग हो गई, ये हो गई फ्रुक्टोज की रिंग, ठीक है। फ्रुक्टोज की रिंग कितने, फ्रुक्टोज कितने कार्बन की होती है, फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन की होती है, लेकिन इसकी रिंग जस्ट बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने कॉर्नर की बन रही है, 5 कॉर्नर्स की बन रही है। सो 5 कॉर्नर्स की रिंग क्या कहलाती है, फ्यूरेन। 5 कॉर्नर की रिंग जो है वो फ्यूरेन कहलाती है, और क्योंकि मोनोसेकेराइड है इसका सफिक्स ऐड करेंगे आप ओज, तो ये बन जाएगा फ्यूरानोज, फ्यूरेनोज, ठीक है। और क्योंकि फ्रुक्टोज की है तो आप इसको कहेंगे फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, आप इसको फ्रुक्टोफ्यूरेनोज कहेंगे, ठीक है। ये ग्लूकोपायरानोज जस्ट बिकॉज ऑफ 6 कॉर्नर्ड रिंग, ठीक हो गया, और फ्रुक्टोफ्यूरेनोज जस्ट बिकॉज ऑफ 5 कॉर्नर्ड रिंग, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब एक और पे आइए, अगली जो बात है वो क्या है कि जो राइबोज होती है ना, राइबोज, राइबोज किसकी शुगर होती है बेटा, राइबोज स्पेशली किसमें मौजूद होती है, बात हो चुकी है हमारी पहले लेक्चर्स में, ATP जी एटीपी भी, आरएनए, एटीपी सब में मौजूद होती है। तो अब देखिए राइबोज जो है इसका जो रिंग बनता है वो भी 5 कॉर्नर्ड होता है। राइबोज 5 कार्बन है, इसका रिंग भी 5 कॉर्नर्ड है। गौर से सुनिएगा मेरा सवाल, राइबोज 5 कार्बन है और इसका रिंग भी 5 कॉर्नर्ड है। फ्रुक्टोज 6 कार्बन है, उसका रिंग जो है वो भी 5 कॉर्नर्ड है। देखें, राइबोज 5 कार्बन, रिंग 5 कॉर्नर्ड,
जी ऊपर चलते हैं। फ्रुक्टोज 6 कार्बन, रिंग 5 कॉर्नर, क्या वजह? जी बेटा क्या वजह? क्योंकि सर जब राइबोज सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो ये 5 कॉर्नर रिंग में आता है। मुझे आपकी बात नहीं समझ आई बेटा, आप तेजी से बोल गए, थोड़ी सी आवाज़ भी जो है ना वो गड़बड़ हो रही थी। जी बेटा ज़रा गौर कीजिए, ये जो मैंने जब आप जी बोले बोले आप बोले बेटा। राइबोज सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तब 5 कॉर्नर रिंग में आते हैं। ये देखिए मैं अब आपको बताता हूँ, ये कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। ग्रुप कौन सा है इसमें? एल्डिहाइड, जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक, ठीक है। किस कार्बन ने बैंड होना है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर? जो रिंग है उसका रूल क्या है, किस कार्बन ने बैंड होना है? सेकंड लास्ट ने। सेकंड लास्ट। इसका मतलब ये हुआ रिंग में कितने कार्बन इन्वॉल्व हो जाएंगे? 4। जब रिंग में 4 कार्बन इन्वॉल्व होंगे 1 2 3 4, तो एक एटम किसका आ जाएगा? ऑक्सीजन का। कितने कॉर्नर हो गए? 5, और एक कार्बन बाहर चला गया। गौर कीजिए अब मेरी बात के ऊपर, अगर ये भी कीटोनिक होता, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, इसके मैं ऊपर लगा देता हूं CH2OH, C डबल बॉन्ड O, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। अब रिंग किनके दरमियान में बनना था? अब रिंग के अंदर ये 3 कार्बन होने थे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन फंक्शनल ग्रुप रिंग का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इधर देखिए, वापस चलते हैं, ये देखिएगा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दिखाया था। फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या चीज जो है वो थी जो कि ग्लूकोज से फर्क थी, कि फ्रुक्टोज के पहले कार्बन के बजाय दूसरे कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है, जबकि ग्लूकोज के पहले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी वजह से 6 कार्बन जो ग्लूकोज है वो 6 कॉर्नर्ड बना सकती है, लेकिन 6 कार्बन फ्रुक्टोज जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप की वजह से रिंग में कितने कार्बन आते हैं? टोटल 4। यहां पर देख लीजिए, यहां पर रिंग में 4 कार्बन ही आ रहे हैं। क्या वजह है? सॉरी ये वाले नहीं, यहां पर रिंग में ये वाले 4 कार्बन। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो बिल्कुल टर्मिनल पे है। अगर फंक्शनल ग्रुप अंदर आ जाता तो ये रिंग भी छोटी हो जाती। याद रखिए, फंक्शनल ग्रुप की प्लेसमेंट से रिंग के स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? ये पॉइंट क्लियर होना बड़ा जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप की प्लेसमेंट की वजह से जो रिंग का स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर हो जाएगा। जी बॉयज, ये पॉइंट अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। कासिम कुछ कह रहे हो? समझाते हैं। समझा दूं? देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा किसकी? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के पूरे पूरे स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपको पता ये लगता है कि किन दो के दरमियान में रिंग ने बनना है। ग्लूकोज में 1 और 5 के दरमियान में रिंग बनना है, जस्ट बिकॉज कि इसके जो कार्बन नंबर 1 है उस पे फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपको क्या कहा था? रिंगिंग का रूल क्या है? फंक्शनल ग्रुप प्लस सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट हो गया ये, फंक्शनल ग्रुप हो गया ये। तो मुझे बताइए कितने कार्बन आएंगे रिंग में? 5। और एक एटम कौन सा होगा? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। छठा कॉर्नर कौन बना रहा है? छठा कॉर्नर बना रहा है ऑक्सीजन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में से जिसका फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल होगा, यानी सबसे एंड वाला होगा, कार्बन नंबर 1 वाला होगा, वो 6 कॉर्नर बना सकता है, क्योंकि उसके रिंग में 5 कॉर्नर ऑक्यूपाई करेंगे 5 कार्बन,
और एक कॉर्नर ऑक्यूपाई करेगा ऑक्सीजन। इसके केस में आ जाइए, दूसरा सी, तीसरा सी, चौथा सी, पांचवा सी और छठा सी। ये पांचवा है, ये दूसरा है। पांचवें और दूसरे के दरमियान में रिंग ने बनना है। तो अब कितने कार्बन हो गए जो रिंग में आएंगे? यहां से लेकर यहां तक 1 2 3 4 4 कार्बन रिंग में आएंगे। और एक, यानी 4 कॉर्नर किसने बना दिए? कार्बन ने। एक कॉर्नर कौन बनाता है? ऑक्सीजन। एक कॉर्नर बनाता है ऑक्सीजन। तो जब 4 कार्बन रिंग में आएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो वो 5 कॉर्नर रिंग हो जाएगी, क्योंकि एक कॉर्नर प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन। और जब 5 कार्बन रिंग में आएंगे फंक्शनल ग्रुप की वजह से, और तो एक एटम कौन, एक कॉर्नर कौन प्रोवाइड करेगा? ऑक्सीजन। तो फिर 6 कॉर्नर्स की रिंग हो जाएगी। दिस इज द रियलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिंग। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की प्लेसमेंट की वजह से एक ही कार्बन नंबर के 2 मॉलिक्यूल के रिंग स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। जी ओके हो गया? अब ठीक है। अब ये इन्होंने 2 रिंग्स दिखाए हुए हैं आप लोगों को, ग्लूकोज और राइबोज। मैंने आप लोगों को राइबोज की रिंग भी बनाकर दिखा दी और ग्लूकोज की रिंग भी बनाकर दिखा दी। तो अब हम जो है वो देखते हैं। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम ये पढ़ लेंगे तो हम ये देखेंगे कि डाइसैकेराइड्स कैसे बनते हैं। देखिए अगला ग्रुप कौन सा है? नेक्स्ट ग्रुप इज ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है जी बेटा, मुझे सबसे पहले बताइए कि मोनोसैकेराइड्स की क्या सिचुएशन है? कुछ समझ आया आप लोगों को? पल्ले पड़ा? मोनोसैकेराइड का रिंग स्ट्रक्चर समझ आ गया? यस सर। रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, इसकी डिटेल आपकी बुक में अगरचे नहीं है, लेकिन ना हर जगह पर लोग बताया करते हैं। तो ये बताना जो है फिर वो कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता, तो फिर ये बताना जो है वो थोड़ा सा मजबूरी बन जाती है। याद रखिए, ओलिगो और सेकेरॉन का मतलब तो आपको पता है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। अब इसमें जो है वो कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन 2 or more monosaccharides combine through a single bond, oligosaccharides form। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक हो गया? अब इसको हम जरा देखते हैं कि दो जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो कैसे कंबाइन हो सकती हैं। बड़ा जरूरी है, 6 मिनट रह गए हमारे लेक्चर में। ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, फर्ज करें मैं मिलाता हूं 2 कंपाउंड्स को। एक कंपाउंड है मेरे पास ग्लूकोज का, दूसरा कंपाउंड है मेरे पास फ्रुक्टोज का। इन दोनों को बॉन्ड बना के हमें पता है कि कौन सा कंपाउंड बनता है? सुक्रोज बनता है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास, जी जनाब, ग्लूकोज का पायरेनोज रिंग बनाएंगे हम, ऑक्सीजन। और यहाँ पर ये मैं जगह खाली छोड़ रहा हूँ, इसका अंडरस्टूड मतलब है वहाँ कार्बन है। अब इस कार्बन में एक H यहाँ पर होता है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस कार्बन के 4 बॉन्ड है। एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये हो गया, तीसरा बॉन्ड H हो गया, और चौथा बॉन्ड किसने बनाना है? OH ने। इस H को मैं थोड़े से फासले पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया किसका स्ट्रक्चर? ग्लूकोज का। दूसरा आइए फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, प्लस फ्रुक्टोज। जी बेटा, फ्रुक्टोज में 5 कॉर्नर रिंग, एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे। यहां पर ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2। इस कार्बन नंबर, ये वाला जो कार्बन है, इसके पास अपना एक H जो OH मौजूद होता है। अब देखिए, ये जो चीज है ये समझने की है। रिंग बना था, रिंग में दोनों के पास जो है वो OH ग्रुप मौजूद है। ग्लूकोज के कार्बन के पास भी OH मौजूद है और फ्रुक्टोज के कार्बन के पास भी OH मौजूद है। अब आइए क्या होगा, इनमें से एक प्रोवाइड करेगा H और दूसरा प्रोवाइड करेगा OH। जब एक H प्रोवाइड करेगा और दूसरा OH प्रोवाइड करेगा, तो रिएक्शन में से क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा। और यहां पर जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ये ग्लूकोज का रिंग, ऑक्सीजन, ये कार्बन, और ये हो गया फ्रुक्टोज का रिंग।
ये एक कार्बन रिंग से बाहर, ये दूसरा कार्बन रिंग से बाहर। इनके दरमियान में बेटा क्या बचा है? वाटर निकलने के बाद क्या रह गया? इन दोनों OH ग्रुप में से क्या रह गया? दोनों OH ग्रुप में जिन्होंने वाटर बनाया है उसके बाद कौन सा एटम रह गया है पीछे किसके पास? हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन तो निकल गया। हाइड्रोजन ये देखें, एक हाइड्रोजन ये था, एक हाइड्रोजन ये था, H2 बन गया, एक ऑक्सीजन ये था, ये H2O बन गया। तो अब पीछे क्या रह गया? पीछे सिर्फ आपके पास ऑक्सीजन रह गया। ये ऑक्सीजन होगा जो इधर के कार्बन को भी जोड़ेगा और इधर के कार्बन को भी जोड़ेगा, और इस ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस ऑक्सीजन को हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखिए कि जब दो का मोनोसैकेराइड, दो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये दोनों जब बॉन्डिंग करेंगे तो इनमें एक रिएक्शन होगा जिसको आप कहते हैं कंडेंसेशन। इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर निकलेगा तो एक ऑक्सीजन वेकेंट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन यहां पर किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा? यहां पर कार्बन है, और ये वाला जो OH है ये किसके पास से निकला है? यहां पर भी कार्बन है। ये ऑक्सीजन, ये जब वाटर पूरा निकल जाएगा तो ये वाला ऑक्सीजन बच जाएगा। ये ऑक्सीजन अपने कार्बन के साथ पहले ही जुड़ा हुआ है, ये दूसरे कार्बन के भी साथ बॉन्ड बना लेगा। तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो कार्बन जब ऑक्सीजन के जरिए जुड़े हुए हों, किसमें? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में दो कार्बन जब आपस में ऑक्सीजन के जरिए जुड़े होते हैं तो उस बॉन्ड को आप कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए, ये भी मोनोसैकेराइड, ये भी मोनोसैकेराइड, लेकिन दोनों मिलके क्या बना देंगे? 1 + 1 डाइसैकेराइड बन गया। तो ये ओलिगोसैकेराइड फैमिली कब स्टार्ट होती है? मैंने क्या कहा आपको? डेफिनेशन पढ़िए। व्हेन 2 or more monosaccharides combine through a single bond। एक बॉन्ड के जरिए ये ज्वाइन कर लें, और वो सिंगल बॉन्ड कौन सा है? जी बेटा, वो सिंगल बॉन्ड है जनाब ऑक्सीजन का। वो एक्चुअली ऑक्सीजन का एटम है जिसके जरिए वो ज्वाइन कर रहे हैं दो कार्बन, और ओलिगोसैकेराइड फैमिली शुरू हो जाएगी। क्यों ओलिगोसैकेराइड क्यों शुरू होगी? क्योंकि अब मोनोसैकेराइड अकेला है। जी बेटा, मोनोसैकेराइड अकेला है। मोनोसैकेराइड बंधन में बंध गया है जनाब, इसकी शादी हो गई है। ये एक जो है वो शादी की अंगूठी का काम करता है ऑक्सीजन, तो यहां पर जो है वो एक अदद बंधन बन चुका है। यूं समझ ले, निकाह हो गए। वाटर जो है उसने इनके दरमियान में से निकल के निकाह करा दिया है, और ये ऑक्सीजन जस्ट लाइक अ रिंग एक इनके दरमियान में जो है वो मौजूद है। ऑक्सीजन एक रिंग का काम कर रहा है, और ये रिंग जो है ये इन दोनों को जोड़े रख रही है। जी बेटा, जरा मुझे बताइए, ये बॉन्डिंग समझ आई कि कोई नहीं आई? अल्लाह अकबर। जी बोलो तो सही। नासिर मदनी साहब को सुना होगा आपने, ओ बोलो तो सही। जी कोई और है जिसको समझ ना आई हो? बेटा रूखे सूखे लहजे में नहीं कहना, जरा एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मुझे बता दीजिए कि अगर नहीं समझ आई तो भी बता दीजिए, बल्कि हम जो है वो जल्दी से इसको एक नज़र मार लेते हैं। इधर ये देखें, इस वाले रिएक्शन के ऊपर। बेटा ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में आप लोगों के सामने ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है। इसमें ये OH दे रहा है, ये H दे रहा है। चलें फर्ज करें आप लेफ्ट वाले से OH निकाल लेते हैं, तो क्या निकल गया? वाटर निकल गया। इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 2, जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं? ये देखें, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 का कार्बन जो है वो किसके जरिए जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के जरिए। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर इधर का 2 है। एक शुगर का कार्बन नंबर 1 और दूसरी शुगर का कार्बन नंबर 2 किसके जरिए जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के जरिए जुड़ा हुआ है। तो आप इस लिंकेज को कहते हैं 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
1-2 ग्लाइको सुक्रोज जो होती है उसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो 1-2 कहलाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद होता है। बेटा जरा इजी होके बिल्कुल फ्रैंकली मुझे बताइए, आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। क्लियर है ना? अब इसको आप लोगों ने अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो ये लेक्चर मैं अपलोड करने लगा हूँ, ये लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा लाजमी। और जो है ना वो ये जो लिंकेज है ये बुक में अगर आप देखते हैं आप इसको आराम से समझ सकते हैं। मैंने वहां पर तो ड्रॉ किया ना खुद ही, यहाँ पर ज्यादा नीट है, ठीक है। ये ग्लूकोज का रिंग है, फ्रुक्टोज का रिंग, कार्बन नंबर 1-2, ये जब वाटर लूज कर देंगे तो ये वाला ऑक्सीजन जो है एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत के साथ यहाँ पर रह जाएगा। जब ये ऑक्सीजन यहाँ पर रह जाएगा तो यही ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन जब कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्डिंग करेगा तो, और इसमें से वाटर निकलना जरूरी है, यानी कंडेंसेशन रिएक्शन होना जरूरी है। इस रिएक्शन को मैंने वहां पर अभी आपको नाम बताया, हम नाम देते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, कंडेंसेशन। सो वाटर निकल गया, वाटर निकलने की वजह से ऑक्सीजन अकेला रह गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड कर लेगा, इसके साथ ये ऑलरेडी बॉन्डेड है। तो जब एक ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 और दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 2 को ज्वाइन करने का बायस बने तो उस लिंकेज को हम कहते हैं 1-2 लिंकेज। और जब भी कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड होगा, याद रखिए एक कार्बोहाइड्रेट में 1000 ग्लूकोज हो, 1000 फ्रुक्टोज हो, कुछ भी हो, हर दो मोनोसैकेराइड के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसको हमेशा क्या नाम दिया जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपसे अगर कोई पूछे कि दो मोनोसैकेराइड के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनता है, ठक करके विदाउट एनी हेजिटेशन कह दीजिएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक हो गया? इसको हम जो है वो कल दोबारा से थोड़ा सा देख लेंगे, वरना अदरवाइज आप लोग जो है वो जाकर इसको लाजमन